बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी रिगार्डिंग एसपीएस लेक्चर इन फिजिक्स जो टेस्ट हुआ था 24 अप्रैल 2024 को, उसका पार्ट 1 जो है हमने बनाया था जिसमें 20 एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे, और पार्ट 2 जो है ये फाइनल पार्ट जिसमें नेक्स्ट जो है 20 एमसीक्यूज जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियरी और आपके जो क्वेश्चन थे उनके आंसर और क्यूरीज भी उसमें मौजूद थी, तो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग फिजिक्स जो है वो आपको मिलती रहें। तो चलते हैं, आज का ये जो फाइनल लेक्चर है हमारा उस पेपर के सोल्यूशन की तरफ, तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 जो था वो दिया था कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, ऑप्शन ए इनसाइड एनी कंडक्टर, ऑप्शन बी इनसाइड एनी कंडक्टर विद द स्टैटिक चार्ज, ऑप्शन सी इनसाइड एनी मटेरियल कंडक्टर और इंसुलेटर विद द स्टैटिक चार्ज, एंड ऑप्शन डी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन नॉट ज़ीरो। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो होगी किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर जिसके अंदर स्टैटिक चार्ज उसके अंदर, या कोई भी मटेरियल चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, एंड ऑप्शन डी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना ये एमसीक्यूज से ज़्यादा जो है ना वो बीसीक्यू के जैसा है, बेस्ट चॉइस जैसा है। तो पहला ऑप्शन इनसाइड एनी कंडक्टर ये भी सही है, क्योंकि देखिए कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होता है उसकी जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रिलाई करते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जीरो होती है। अब ऑप्शन बी इनसाइड एनी कंडक्टर विद अ स्टैटिक चार्ज, तो ये भी सही है, क्योंकि इनसाइड एनी कंडक्टर जहाँ पर चार्ज रेस्ट में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है वो उसके सरफेस पर होता है, तो इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होगी, तो ये भी जो है सही है। इस तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, कंडक्टर में ये होता है कि क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो थोड़ी सी हीट पर भी, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी वो उससे आयनाइज हो जाते हैं और तकरीबन सरफेस पर ही पाए जाते हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है चार्जेस की वो सरफेस पर होती है। इंसुलेटर में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्स उन पर लग रही होती है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द कंडक्टर होती है, यानी कि न्यूक्लियस की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और टोटल अगर हम लोग नेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी जो होगी ना वो जीरो होगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस के करीब होंगी तो उनकी इनवर्ड होगी और बाकी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी फील्ड होगी वो तो होगी ही होगी। तो इनवर्ड और आउटवर्ड यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर में भी जीरो होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी जो है फील्ड कैन नॉट बी जीरो, तो फील्ड जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब पहले 3 में से जो है वो बेस्ट जो है अगर हम लोग देखें, अच्छा कुछ ये भी है कि इंसुलेटर में काफ़ी जगहों पर ये भी मैंने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि वो चार्ज होता है वो बाउंड चार्ज होता है अंदर, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर इनसाइड जो है वो पाई जाती है, तो वो कहते हैं कि इसकी इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो नहीं होती। तो इनमें से जो बेस्ट है वो बी ऑप्शन है कि मेरे हिसाब से इनसाइड एनी कंडक्टर विद द स्टैटिक चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन अ डायपोल ओनली इफ, ये कह रहा है कि टॉर्क जो है किसी भी डायपोल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और टॉर्क प्रोड्यूस होता है, तो ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द डायपोल मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि देखिए बी और डी ऑप्शन फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ना इसको तो पहले इग्नोर करते हैं, ये मतलब इसका कोई कंसेप्ट बन नहीं रहा है। फील्ड या तो पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर पैरेलली हम लोग लगाते हैं तो उससे ये होगा कि चार्ज जो है ना एक्सेलरेट करेगा, उसका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, वो जो लीनियर उसकी स्पीड जो है वो सेम डायमेंशन उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, सिर्फ उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या करेगा? अगर हम लोग परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देते हैं तो वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी, उसकी स्पीड पर कोई इम्पैक्ट नहीं देगी। तो डायरेक्शन चेंज करना या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना, तो इसे हम लोग टार्क कहते हैं। तो टार्क जो है किसी डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो उस पर परपेंडिकुलर लग रही होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, number of electrons increases with that of holes decreases, number of holes increases and electron decreases, number of electrons and hole remain same, number of electrons and hole increase equally। अच्छा, ये कह रहा है कि जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो तादाद होगी उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मटेरियल को हीट करेंगे, उसको हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ना आयनाइज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज होंगे तो वहाँ पर एक वैकेंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, तो पीछे जो है इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी हो जाएगी, जिसे हम लोग होल कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल क्रिएट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दो होल क्रिएट हो जाएंगे। इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग भी कहते हैं। तो ये फोटो कैटलिक उसमें एप्लीकेशंस वगैरह में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो खैर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होल पेयरिंग ये जो होती है इक्वली होती है, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकाल के पीछे उतने जो है ना होल क्रिएट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 जो था हमारे पास जो है वो है विच ऑफ दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज़ीनर डायोड। अच्छा, ज़ीनर डायोड के बारे में कहा गया है, कह रहा है कि ये रिवर्स रीजन जो होता है उस पर ऑपरेट करते हैं, ये कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है, कांस्टेंट करंट डिवाइस है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, रिवर्स ये डायोड भी है, लेकिन इसको फॉरवर्ड में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में। नॉर्मली ये रिवर्स उसमें रीजन में ही इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग बेस्ट डिस्क्रिप्शन लेंगे तो ये जो है ये कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है, क्योंकि ज़ीनर डायोड आमतौर पर वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसे हम लोग करंट को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस और इट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर डिवाइस। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ये कह रहा है कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से हम लोग एक सर्टेन फासले पर एयर में दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसकी शीट हम लोग रख दें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्जन की जो फोर्स लगा रहा है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो है वो हम लोग सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसमें हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू चार्जेस रख देंगे तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये डिपेंड करेगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वैल्यू पर, लेकिन होगी डिक्रीज। तो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। ये कह रहा है कि what is required in a fusion reactor in order to overcome the electrostatic repulsive force between two nuclides। वेरी हाई प्रेशर चाहिए होता है या वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। देखें, आप जब फ्यूज़ का मतलब ये है कि एक पार्टिकल को या एक एटम को, एक एलिमेंट को, एक एटम को दूसरे एटम में फ्यूज़ करवा देना, उसको उसमें मिक्स कर देना, घुला मिला देना ना। अच्छा, ये फ्यूज़ ऐसे नहीं होते। देखिए, आपके पास दो हाइड्रोजन है, आप उसमें फ्यूजन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। अब दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन होगा उसके न्यूक्लियस में। जब आप इनको फ्यूज़ करवाएंगे तो प्रोटॉन को रिपेल करेगा, ये कभी भी एक दूसरे में फ्यूज़ नहीं होंगे। अब इसको फ्यूज़ करने के लिए दो कंडीशंस हैं, या तो आप इन्हें वेरी हाई वोल्टेज दे दें या बहुत हाई टेम्परेचर दें। तो इन दो कंडीशंस में जो है ना वो आप उनको, या फिर हाई काइनेटिक एनर्जी हो तो उस सूरत में भी इनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कंडीशन है। तो ओवरऑल टेम्परेचर या वोल्टेज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और ये जो है ये मतलब लाखों केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यहाँ पर जो है वो वोल्टेज का जिक्र तो नहीं है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो ऑप्शन दिया गया है। तो अगर फ्यूजन रिएक्टर में आपने फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को या चार्जेस की जो रिपल्सिव फोर्स होती है उनको ओवरकम करने के लिए आपको इसे वेरी हाई टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज the period of physical pendulum is option A t is equal to 2 pi under root I upon mgd। ऑप्शन बी जो है वो भी इस तरीके से ऑप्शन सी और डी इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा, फिजिकल पेंडुलम जो होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इरेगुलर शेप हो और आप उसमें सेंटर ऑफ मास निकाले, वहाँ से आपने एक बॉब जो है वो उसका हैंग किया है और आप देखना चाह रहे हैं कि उसके फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम जी डी। आई जो यहाँ पर होता है ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यानी कि ऑप्शन जो है वो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई इसमें देखें जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम जी जो है वो वेट ऑफ द बॉब है जो आपने पेंडुलम उसके साथ हैंग किया है, फिजिकल पेंडुलम, तो उसका जो वेट होगा वो एम जी से आप डिनोट कर सकते हैं। और डी जो होता है ना वो डिस्टेंस होता है, इसमें एक होता है पिवट पॉइंट से सेंटर ऑफ मास। अब पिवट पॉइंट क्या है कि आपने देखें एक सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी भी रेगुलर शेप का, तो आप डिफरेंट पॉइंट से सीधी लाइनें जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेते हैं। तो वो जो एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट तक लाइन खींची, बीच में सेंटर ऑफ मास की लाइन होगी, पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जो सेंटर ऑफ मास होता है वहाँ तक के पॉइंट को हम लोग डी डिस्टेंस से शो करते हैं। सो डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द मास।
तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसको हमने टाइम पीरियड का फार्मूला ही बताना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ओवर डैम्पिंग रिजल्ट्स इन स्लोअर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है फास्टर रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम इज नेवर अचीव्ड, एंड ऑप्शन डी अनरिदमिक रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। अच्छा, डैम्पिंग जो होता है ना, डैम्पिंग का बेसिकली ये होता है कि ये आपके पास जो वाइब्रेटरी मोशन में अगर इन केस कोई एनर्जी होती है तो उसको रिमूव करता है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी जा रही है तो एकदम से कोई जंप आता है, तो एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन होता है, तो उसको ये ओवरकम करता है, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अगर ये रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो एक मतलब गाड़ी गई है, वो एक झटके में उसको फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जर्क उसको फील हुआ है, तो अब उसके बाद उसने वापस आना है ताकि वो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए। लेकिन अगर ओवर डैम्पिंग होगी तो बहुत स्लो जो है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस आएगा, क्योंकि डिसिपेशन जो एनर्जी होगी वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो यही इसका काम होता है, सॉरी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका यही काम होता है कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो होता है उसको रिपेल करते हैं, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो है ना वो बॉडी जो है, बॉडी या गाड़ी या कुछ भी वो नॉर्मल जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जर्क उसमें अंदर फील नहीं होता है। तो ओवर डैम्पिंग जो है वो स्लोअर रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज two spheres of same material having radii r1 and r2, they are heated to same temperature and kept in same enclosure to low temperature, their rates of loss of heat are in the ratio। ये कह रहा है कि दो स्फेयर्स हैं हमारे पास, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2, यानी कि दो बॉल हैं कोई मेटल की या किसी और मटेरियल की, तो इसके एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है। एक के रेडियस को हमने r1 से शो किया, एक को r2 से। दोनों सेम कंडीशंस पर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो सेम है, दोनों एक ही जगह पर पड़ी हुई हैं। तो अब जो है अगर हम लोग देखें उनमें से हीट लॉस जो है वो उसका रेशियो अगर हम लोग मालूम करें तो देखिए अगर कंडीशन सेम है तो अब ये सिर्फ और सिर्फ उनके साइज़ पर डिपेंड करेगा। जिसका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा फैला होगा तो हीट को लॉस भी ज़्यादा करेगा, जिसका साइज़ कम होगा तो वो कम करेगा। तो R1 और R2 का आप सिंपल रेशियो ले लें तो जो हीट लॉस होगा वो इनके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। सो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। the rates of loss of heat are in the ratio of the R1 to the R2 whole square, या R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। तो ये इनके रेडियस पर डिपेंड करेगा, तो आप R1 के R2 से रेशियो ले लें और इनके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो रॉन्ग है। रफ सरफेसेज आर बेटर रेडिएटर देन स्मूथ सरफेसेज, हाईली पॉलिश्ड मिरर सरफेसेज। अच्छा, एक ऑप्शन ए में कह रहा है कि रफ सरफेसेज जो होती हैं वो बेटर रेडिएटर होती हैं स्मूथ सरफेसेज के मुकाबले में। ऑप्शन बी में कह रहा है कि जो पॉलिश्ड मिरर सरफेसेज होती हैं वो गुड रेडिएटर होती हैं रेडिएशंस की। इस तरीके से ऑप्शन सी कह रहा है कि ब्लैक बॉडीज जो हैं वो गुड एब्जॉर्बर हैं वाइट बॉडीज़ के मुकाबले में, एंड ऑप्शन डी ब्लैक बॉडी जो है वो गुड रेडिएटर है वाइट बॉडी के मुकाबले में। इनमें से ये देखें, पहले सी और डी को डिफाइन कर दें कि ब्लैक बॉडी जो है वो हमेशा वाइट बॉडी के मुकाबले में गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर होती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। अच्छा, ऑप्शन ए रफ सरफेसेज आर डेफिनेटली, रफ सरफेसेज जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक जो है रेडिएशंस को कम करती हैं, इसलिए वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं और गुड रेडिएटर भी होंगी। तो ये ऑप्शन भी सही है। अच्छा, ऑप्शन बी हाईली पॉलिश्ड मिरर सरफेसेज। अब देखें ये मिरर सरफेसेज जितनी ज़्यादा पॉलिश होगी ना वो एब्जॉर्ब कम करेगी, जितनी ज़्यादा उसके रेडिएशन या लाइट पड़ेगी वो उनको सारी को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। जब रिफ्लेक्ट बैक कर देंगी, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो रेडिएट भी नहीं कर सकेंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग है कि मिरर सरफेसेज जो है गुड रेडिएटर है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर नहीं है तो गुड रेडिएटर भी नहीं हो सकती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ये कह रहा है कि अगर सन का टेम्परेचर जो है वो हम लोग डबल कर दें तो जो एनर्जी ज़मीन पर रिसीव होगी वो किस फैक्टर से जो है वो इंक्रीज़ होगी। अच्छा, ये हमें जो है ना वो उसमें चैप्टर नंबर हमारे पास है 17 मॉडर्न फिजिक्स में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, उसमें एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन जो है इन्होंने बताया गया और ये T की पावर 4 से होता है। तो इसका अगर आप डबल करेंगे साइज़ को, टेम्परेचर को सन का, तो एनर्जी जो हम तक पहुंचेगी वो पावर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो डबल 2 की पावर 4 है तो ये 16 इसका आंसर बनेगा। सो द एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 है कि
ये कह रहे हैं कि अ बॉडी इन अ रूम कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स and the time taken to cool from 70 degree Celsius to 60 degree Celsius is less than 5 minutes, 5 minutes, more than 5 minutes, less or more than 5 minutes. अच्छा, ये कह रहा है कि 90 डिग्री से अगर 80 डिग्री पर हम लोग टेम्परेचर यानी कि 10 डिग्री डिक्रीज होता है 5 मिनट में, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री ये कितनी देर में होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कमरे की बात कर रहे हैं। अब रूम टेम्परेचर नॉर्मली हमारे पास जो होता है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, एवरेज यही हमारे पास जो है फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री और पहली कंडीशन में देखें कि आप 90 डिग्री से वो कम होना शुरू हो रहा है। अब 25 और 90 में एक टेम्परेचर का ह्यूज डिफरेंस है ना, तो ह्यूज डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र जो है जल्दी होगी। तो ये जो है 90 से 80 जो है ये 5 मिनट में हो गया। अब जब आप 70 से 60 पे आएंगे, 70 और 25 यानी कि रूम टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 90 के मुकाबले में कम है। यानी कि अगर 90 और 25 का डिफरेंस ले और 70 और 25 को, डेफिनेटली 70 और 25 का डिफरेंस जो कम है। अब डिफरेंस कम है तो हीट लॉस भी जो है वो थोड़ी सी पहले के मुकाबले में कम होगी, यानी कि वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले 5 मिनट में हुई तो अब जो है वो मोर देन 5 मिनट्स में ये टेम्परेचर लॉस होगा 70 और 60 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्होंने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन इन्होंने दिया है। द सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी इन कंपेरिजन टू गैसेज। ये गैस कह रहा है कि गैसेज के मुकाबले में सॉलिड की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, सही है। ऑप्शन बी सॉलिड्स हैव डेफिनेटली है, ये भी सही है। ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ, सॉलिड्स हैव रिलेटिव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डेफिनेटली सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी सॉलिड्स हैव एन इनडेफिनिट वॉल्यूम। तो ये ऑप्शन जो है ना ये गलत है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, क्योंकि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। तो यहाँ पर इनडिफाइन या इनडेफिनेट वॉल्यूम है, ये ऑप्शन जो है ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द रिपल्सिव एनर्जी इज ऑलवेज, ऑप्शन ए नेगेटिव, पॉजिटिव, कुड बी पॉजिटिव और नेदर और नेगेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। रिपल्सिव एनर्जी जो क्या है, हमेशा वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अच्छा, ये एनर्जी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पर भी उसने देखिए ऊपर रिपल्सिव का वर्ड इस्तेमाल किया। अब उसने यही सोचा होगा कि कैंडिडेट यही सोचेंगे कि ये शायद नेगेटिव, रिपल्सिव के बाद है नेगेटिव एनर्जी। तो एक्चुअली एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज repeatable entity of a crystal structure is known as crystal, lattice और यूनिट सेल और इसके अलावा मिलर इंडाइसिस ना। अच्छा, ये जो रिपीटेबल एंटिटी होती है किसी भी क्रिस्टल की उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल की डेफिनेशन ही ये है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो क्रिस्टल में जो रिपीटेबल एंटिटी होती है इसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टल ऑप्शन ए क्रिस्टल खुद जो क्रिस्टल है वो तो क्रिस्टल ही है, उसको रिपीटेबल एंटिटी मतलब ये ऑप्शन इससे नहीं समझता। लेटिस जो होता है वो साइड होती है किसी भी क्रिस्टल की, तो वो छोटी बड़ी हो सकती है, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनमें छोटी साइड हो या बड़ी साइड हो तो आप उसे लेटिस ही कहेंगे, वो रिपीटेबल होना लाजमी नहीं है। इस तरीके से यूनिट सेल की बेसिकल डेफिनेशन ही ये है कि ये बार बार देखिए इसके अंदर जो लेटिस होते हैं ना वो बार बार रिपीट होते हैं 3 डायमेंशनली, तो इसलिए हम लोग इसे रिपीटेबल एंटिटी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इन अ सिंपल मॉडल द अनफोर्स्ड राइजिंग ऑफ हॉट एयर कैन बी एट्रीब्यूट टू। ये फ्लूइड डायनामिक्स का सिंपल ब्योंसी फोर्स इसे कहते हैं कि जो अपथस फोर्स है वो लगती है। देखें, अगर हमारे पास लेट्स सपोज के एक बलून है और बलून में आप हॉट एयर दे रहे हैं तो हॉट एयर का जो वेट होगा एज कम्पेयर टू जो बलून के बाहर की जो कोल्ड एयर होगी उसके मुकाबले में कम होगा। तो जो हॉट एयर होगी वो अपवर्ड मूव कर जाएगी, जिससे हम लोग अपथ्रस्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा, तो इसे हम लोग ब्योंसी फोर्स कहते हैं। या अगर हमारे पास बलून नहीं है, नॉर्मली हमारे पास कोई एयर है, आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें भी यही होगा कि वो जो है वो लो जो टेम्परेचर रीजन होगा या कोल्डर रीजन होगा उसकी तरफ वो मूव कर जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी वो एयर। तो ये ब्योंसी की वजह से होता है, इसे आप ब्योंसी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ये इन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन इफ डिस्क इज रोटेटिंग फ्रॉम। इनने आरपीएम चेंज किया है एक डिस्क का, वो डिस्क जिसका वेट था मास था 2 kg और डायमीटर 2 मीटर।
तो रोटेशनल मोशन में डिस्क है। अब उसका जो आरपीएम इन्होंने चेंज करके 300 आरपीएम टू 600 आरपीएम कर दिया है। तो ये कह रहा है कि इसका वर्क डन हमें बताए ना। अच्छा, आरपीएम जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो है वर्क डन आपने जो कैलकुलेट करना है या उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ना उतना ही वर्क डन होगा। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का आप देखेंगे कि पहले ये 300 आरपीएम पे थी, बाद में 600 आरपीएम पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप सिंपल इसका कैलकुलेट कर लें। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लेकिन यहाँ पर ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी जिसका फार्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो है वो रोटेशनल मास या रोटेशनल इनर्शिया होगा और ओमेगा जो है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब आरपीएम से अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, ये जैसे 300 आरपीएम है तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में 2 पाई वो करेगी कवर, डिवाइडेड बाय 60 पर मिनट है तो 60, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, तो ये तकरीबन कोई 5 चक्कर जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी या 10 पाई कह लें। इस तरह फाइनल जो है वो 20 चक्कर 10 चक्कर कंप्लीट होंगे या 20 पाई कह लें आप, ठीक है। इसी तरीके से इनर्शियल मास जो है वो आप निकाल सकते हैं। इनर्शियल मास इसका जो मैंने कैलकुलेट किया था वो आया था 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो आप इसको अब चेन काइनेटिक एनर्जी के साथ रख लें, 1/2 मास है 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी 2 पाई का स्क्वायर, तो 1/2 mv स्क्वायर या 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इससे और इनिशियल जो है वो 10 का स्क्वायर है, आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1479 जूल। तो ये सिंपल ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, 1479 जूल जो है जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है इन्होंने यहाँ पर भी हाँ एक प्रॉब्लम ही दिया हुआ है। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर किसी ने वो इसकी प्रैक्टिस की होगी तो वो सॉल्व कर सकता है। इन्होंने यहाँ पर हमें ये कहा हुआ है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो है उसका मीन फ्री पाथ जो है वो 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड है और उसकी एवरेज जो स्पीड है मॉलिक्यूल की वो उसी टेम्परेचर पर 600 मीटर पर सेकंड है। उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अच्छा देखिए, पहले तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, सही है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आपने 1/टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड का फार्मूला जो है ना आप वो v = λ/t, तो λ/t से निकाल सकते हैं। अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से टाइम पीरियड तो ये λ/v हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू ने मीन फ्री पाथ में दी हुई है 3 × 10⁻⁷। अच्छा, मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ ये होता है कि देखिए दो गैस मालिक्यूल्स हैं एक कंटेनर के अंदर। अब एक गैस मालिक्यूल दूसरे गैस मालिक्यूल से कोलाइड करता है, उससे टकराता है, लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ और जहाँ पर जाकर टकराया इसके बीच में जो उसने पाथ कवर किया है उस पाथ को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। और यहाँ पर इसकी जो वो वेलोसिटी बता रहा है वो बता रहा है 600 मीटर पर सेकंड, यानी मीन फ्री पाथ में उसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 600। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय 600 कर दें 3 × 10⁻⁷ 600 से, तो आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। उस टाइम पीरियड के से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं 1/t, ये आप निकालेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁹ पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में उसकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 2 × 10⁹ सेकंड 9। एमसीक्यू जो है वो भी इन्होंने एक प्रॉब्लम ही दिया हुआ है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। इसे हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 में हीट वाले में सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में हीट में हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला हम लोग करते हैं काइनेटिक एनर्जी = 3/2 kT। तो अगर यहाँ से हम लोग 3/2 k यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हटा दें तो हमारे पास हमें पता चला है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर इन्होंने 300 केल्विन दिया था, उस पर जो है उसकी एनर्जी थी 6 × 10⁻20 जूल। बाद में टेम्परेचर जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। ये कितनी होगी अब ये हमने बतानी है। तो इसके लिए आप सिंपल जो है वो टेम्परेचर्स का रेशो ले लें और इसी तरीके से आप जो है वो एनर्जीज़ का भी रिलेशन ले लें, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टेम्परेचर फाइनल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनिशियल, यानी KE2 डिवाइडेड बाय KE1 इज इक्वल टू T2/T1। तो यहाँ से आप T2 की काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज जब रखेंगे तो ये आपके पास जो है आखिर में कैलकुलेशंस में रिजल्ट्स आ जाएगा, वो तकरीबन बनेगा 1.5 × 10⁻⁹ जूल। तो आपने सिंपल रेशो लेना है, काइनेटिक एनर्जीज़ का रेशो ले लें और टेम्परेचर्स का रेशो ले लें। टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो आप मालूम कर लें।
सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, ये भी एक इन्होंने प्रॉब्लम दिया है, अच्छा बाकियों के मुकाबले में थोड़ा सा ये जो है ना वो टफ दिया है। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो पूछना चाह रहे हैं। ये कह रहा है कि एक लीनियर डेंसिटी जो है स्ट्रिंग की वो इन्होंने दिया 1.10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है स्ट्रिंग में और डिस्क्राइब्स की इक्वेशन दी है, और इन्होंने जो है वो आगे भी इसको कैलकुलेट किया है। y की वैल्यू भी यहाँ पर दी हुई है, y = 0.021 एंगल इसने यहाँ पर दिया हुआ है, और इसने टेंशन जो है वो पूछा। अब टेंशन का जो फार्मूला होता है वो बेसिकली होता है हमारे पास, या इसके आप वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी जो स्ट्रिंग में होती है वो होती है v = टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी 0.12 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने इसको सॉल्व करना है या अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझसे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, या कमेंट में भी आप कह देंगे तो मैं इसका सोल्यूशन जो है ना वो एक पेज पर सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो है हमारे 40 MCQs जो इन्होंने सिंपल सर्विस कमीशन ने अपने लेक्चर टेस्ट में दिए थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आप अपनी जो है आंसर की रेडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर है। इसी के साथ जो है इसी किस्म की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इन केस ऑफ एनी क्यूरी और एप्रिसिएशन यू मे कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू।